इस दुनिया में आए हैं तो एक स्पेशल काम करना है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है आज विश्व भर के लिए, पर्यावरण संरक्षण एक ऐसा काम था जो सबसे नीडेड है आज की तारीख में। शुरुआत कैसे की आपने? जब बारिश होना चाहिए था, बर्फ पड़नी चाहिए थी, उस टाइम पे हमारे गांव में आग लग रही थी, बड़ी भयंकर तरीके से जंगल जल रहे थे। मन बड़ा आहत हुआ कि ये तो बड़ी विकराल स्थिति हो गई। तो जंगलों में आग बुझाने के लिए पहले मैं इंडिविजुअली जाना शुरू किया। जब इस तरीके के काम शुरू किए तो आसपास के जो लोग समझते थे इन चीज़ों को, वो जुड़ने शुरू हुए। 700 किलोमीटर का जो पूरा अपनी पद यात्रा की, ये कहाँ से मन में आया? लोगों तक बात कैसे पहुंचाया जाए, अधिक से अधिक लोगों को कैसे जोड़ा जाए कि जंगलों की आग हमारे लिए खतरा है। तो यहाँ से एक विचार आया कि हाँ, ये एक पैदल यात्रा करनी चाहिए। तो जंगलों की आग को लेकर ये जन जागृति यात्रा जो है मैंने शुरू की। अपनी आजीविका के लिए क्या करते हो शंकर? डेयरी फार्मिंग का काम शुरू किया है। धुरफाट फार्म करके हमने इसको नाम दिया है। धुरफाट फार्म। धुरफाट फार्म। रामगंगा नदी की यात्रा निकाली थी, क्या इसका उद्देश्य था? ये यात्रा हमने स्रोत से संगम करके इस यात्रा का नाम था। हमने देखा कि एक नदी कैसे फॉर्म होती है। पूरा ऊपर टॉप में बुग्याल है, और बुग्याल में छोटे छोटे अलग अलग तरीके के पौंड बने हुए हैं। तो जब बारिश का पानी आता है तो उसमें रुकता है। जब हम जंगल से नीचे उतरे, पहले गांव में जब आए, हमने देखा कि उस गांव का कूड़ा जो है वो बगल वाले गधेरे में जा रहा है। जब हम प्रदूषण की बात करते हैं, नदी पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो वहाँ से शुरू हो गया। मैं चनौला से आया, चकुटिया आया, तो चकुटिया में हमने भटकूट गांव में आज वहाँ पे एक अच्छा फॉरेस्ट हम लोग बना रहे हैं। कितनी एरिया में? अलग अलग 7 हेक्टेयर का फॉरेस्ट। 7 हेक्टेयर में? 7 हेक्टेयर है। और वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के लिए काम किया है, वहाँ पे प्लांटेशन का काम किया है, वहाँ पे ANR पद्धति से भी हम लोग काम कर रहे हैं। अगले कुछ सालों में आप अपने गाँव की तस्वीर कैसे देखते हैं? अभी कल्पना करें, जो अभी की हालत है वो बड़ी भयावह है। अगले कुछ सालों में हमारे गांव से पलायन बहुत तेज़ी से हो गया है। गांव में युवा नहीं बचे हैं। उत्तराखंड के हर गांव में हम लोग देख रहे हैं कि लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं। हमारे गांव की बात करें तो लगभग 90 से 100 लड़के ऐसे हैं जो 22-25 साल से ऊपर और 40 साल से नीचे हैं। तो उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। तो इनका जनरेशन ख़त्म हुआ तो वैसे ही वो लोग वो पूरा गांव खंडहर हो जाएगा। तो आप अगर पशुपालन का काम कर रहे हो तो अपनी परंपरागत खेती भी कर सकते हो। परंपरागत खेती अभी तक जो भी उत्तराखंड के गांव थे वो परंपरागत खेती ही उनमें होती थी, ऑर्गेनिक खेती ही होती थी। लेकिन आज जैसे जैसे लोगों ने पशु रखना छोड़ दिए हैं, तो वो परंपरागत खेतियाँ, वो जैविक खेती वो ख़त्म हो गई है। तो अगर पशु हम लोग रखते हैं तो गोबर होगा और उस तरीके की चीज़ें होंगी, तो ऑटोमेटिकली परंपरागत खेती में भी आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हमारे चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। हमारे हिमालयों में, हमारे जंगलों में, हमारे आम जनजीवन में इसका बड़ा असर पड़ रहा है। मैंने आज देवभूमि डायलॉग के मंच पे जिस युवा को बुलाया है, इसी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम कैसे किया जाए और लोग मिलजुल कर कैसे अपने गांव और अपने इलाके को बचा सकते हैं, इस पर उन्होंने शानदार काम किया। आप सोचिए, कम उम्र में चकुटिया के एक इंटीरियर गांव से देश की संसद तक पैदल यात्रा निकालना, सिर्फ एक संदेश लेकर कि पर्यावरण है तो हम हैं, हमारा अस्तित्व पर्यावरण से जुड़ा है, और अगर पर्यावरण नहीं रहा तो हम जितना भी जोड़ लें इस संसार में, वो हमारे किसी काम नहीं आने वाला। मेरे साथ हैं शंकर सिंह बिष्ट। आप चौखुटिया का जो सबसे इंटीरियर गांव है, चनौला खजुरानी, वहां से आप हैं। और आप सोचिए, आप जो शानदार काम कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट के जरिए आपको पता लगेगा। बहुत धन्यवाद शंकर, देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका और पूरी देवभूमि डायलॉग्स टीम का, जो कि ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पर लाते हैं जो वाकई में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और पहाड़ों के लिए काम कर रहे हैं, जिनको देखकर हमको प्रेरणा मिलती है और पहाड़ के और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। ये तो एज करियर बनाने की होती है जी। और आपको पता है, अगर भविष्य बनाना है तो आपको उत्तराखंड से बाहर देखना पड़ेगा। ये हमारी सोच में है। बिल्कुल। तो आप जयपुर से वापस क्यों आ गए? मेरा जो बचपन था वो गांव में ही बीता है, और जो परिवार है वो बहुत जो है निम्न स्तर का, जो आजीविका है और जो आर्थिकी है वो निम्न स्तर की थी। तो पढ़ने के लिए मैं जयपुर गया ग्रेजुएशन करने के लिए। यही था कि वहाँ पढ़ लिख के कुछ करना है। माँ बाप का भी वही सपना था, और सभी जो भी रिश्तेदार हैं उनका भी ये सपना था कि पढ़ लिख के कुछ करना है और अच्छी जॉब पानी है। लेकिन जब जयपुर गया और वहाँ पर जैसे NSS ज्वाइन की, तो वहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होते थे, कुछ कॉन्फ्रेंसेस होते थे, ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट था। तो उसमें जब रोज़ देखते थे तो एक मुद्दा रहता था कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये
ये दिमाग में घर कर गया कि ये क्या है। तो इसी दौरान एक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे, तो एक पेपर प्रेजेंट करने के लिए मेरे को कहा गया। रिसर्च करने के लिए मेरे जो वहाँ पे गुरु थे, जो टीचर थे, उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखने को कहा। तो वो रिसर्च पेपर लिखा, तो मैंने वो अपने गांव के आधार पर लिखा। तो वहाँ पर देखा कि जो हमारे गांव के आसपास का एरिया है, वहाँ पर मैंने जब ध्यान से उसको देखा, रिसर्च पेपर लिखा, तो उसमें देखा कि जो हमारे गांव में पहले गिद्ध रहते थे, हिमालयन वल्चर रहता था, वो पहले था, अब गायब है। और जो हमारे पानी के स्रोत थे, जो नौले धारे थे, छोटे छोटे धारे थे, उनका पानी बहुत कम हो गया था। और जो वहाँ के लोकल स्पीसीज थी, जो छोटे छोटे घास थे, फन थे, वो कम हो गए थे। तो वहाँ से मन किया यार कि अगर दुनिया में कुछ काम करना है, इस दुनिया में आए हैं तो एक स्पेशल काम करना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है आज विश्व भर के लिए, तो जो सबसे ज़रूरी काम है वो काम करना है। तो पर्यावरण संरक्षण एक ऐसा काम था जो सबसे नीडेड है आज की तारीख में। तो जब आप गांव में आए तो फिर शुरुआत कैसे की आपने? इंडिविजुअली शुरुआत की या लोगों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की? जब मैं गांव में आया तो पहले इंडिविजुअली शुरू किया। जब नवंबर में मैं गांव में आया था, तो उस टाइम पे जब अक्सर देखा जाता था कि हम जब स्कूल जाते थे या फिर गांव में रहते थे, तो उस टाइम पे बर्फ़ पड़ती थी, हमेशा हर साल बर्फ़ पड़ती थी, 3-3 4-4 फीट तक हमारे गांव में बर्फ़ पड़ जाती थी। हम स्कूल जाते थे तो पूरी जो आसपास जो खाल होते थे बने हुए, उन खालों में पानी जो है वो जम जाता था। तो आज की स्थिति में वो नहीं था। और उस टाइम पे जब बारिश होना चाहिए था, बर्फ़ पड़नी चाहिए थी, उस टाइम पे हमारे गांव में आग लग रही थी, बड़ी भयंकर तरीके से जंगल जल रहे थे। वहाँ से मन बड़ा आहत हुआ कि ये तो बड़ी विकराल स्थिति हो गई। तो जंगलों में आग बुझाने के लिए पहले मैं इंडिविजुअली जाना शुरू किया। वन विभाग वालों से फ़ोन खड़खड़ाए, गांव वालों से बोला, तो ऐसे चलते रहे। तो बहुत सारे तनाव भरे माहौल भी हो जाते थे गांव में। घर वालों के साथ भी तनाव भरे माहौल हो जाते थे कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। लोग दुश्मनी जो है वो लेंगे, वन विभाग वाले दुश्मनी लेंगे कि क्यों कर रहे हो जब शिकायतें करते हो। तो यहाँ से इस तरीके से करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे जो है जब इस तरीके के काम शुरू किए, तो आसपास के जो लोग समझते थे इन चीज़ों को, वो जुड़ने शुरू हुए। तो वहाँ से फिर एक टीम बनना शुरू हो गई। तो घर वालों ने ये नहीं कहा कि तुझे वहाँ ग्रेजुएशन के लिए भेजा तो फिर वहाँ वापस आ गया, और घर की आर्थिक हालात भी ठीक नहीं है, तो फिर एक सपना भी रहता है कि बच्चा कमाएगा तो हमें भी सहारा देगा? बिल्कुल, ये था जैसा सभी के साथ। अगर आप कुछ हट के करना चाहते हैं, या आप जो माँ बाप के सपने होते हैं, जो माँ बाप की इच्छाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, उनसे कुछ हट के करते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा उनकी नाराज़गी रहती है। तो वो उनको लोग भी बोलते थे कि यार तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, पढ़ लिख के जयपुर आपने पढ़ने भेजा, वहाँ अच्छा पढ़ाया, पैसा खर्च किया, और उसके बाद घर आ गया है, गड्ढे खोद रहा है, जंगलों में जा रहा है। मतलब इस तरीके की बात होने लगी कि थोड़ा सा माइंड भी शायद डिस्टर्ब हो गया है, या फिर पागल हो गया है, इस तरीके की बातें भी होने लग गई। तो लेकिन मैं करता रहा थोड़ा सा। एक 1-1.5-2 साल के संघर्ष के बाद जब उनको दिखा कि यार हाँ, लोग पहचानने लगे कंसिस्टेंट है और चीज़ें बन रही हैं, वो हो रहा है, कोई गलत काम नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा मानने वाला तो है नहीं, जिद तो है, तो फिर मान गए, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर आपने प्लांटेशन से शुरुआत की? हाँ, मैं जंगलों की आग से शुरू किया। फिर जंगलों की आग जैसे ही सीजन ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर मैंने छोटे छोटे पिट और पॉन्ड्स और ट्रेंचेस बनाने शुरू किए। जब बारिश होती है तो उनमें पानी रुके करके, तो पॉन्ड्स वगैरह बनाने शुरू किए। फिर उसके बाद प्लांटेशन का सीजन है, जैसे जैसे स्थितियाँ बनती गई, फिर वैसे शुरू किया। तो लोग भी जुड़ते गए फिर धीरे हाँ, धीरे? फिर लोग जुड़ना शुरू हो गए जब आग से मैंने शुरू किया था। उसके बाद जब ट्रेंचेस वगैरह, पॉन्ड्स वगैरह बनाने शुरू हुए, तो चखुटिया क्षेत्र से 1-2 लोग बड़े ख़ास हैं जो पहले जुड़े। जैसे कपिल गौड़ जी हैं एक, तो उनने बहुत सपोर्ट किया। उनने मेरे को बाहर लाने की कोशिश की। एक जीवन कठाए जी हैं, उनने कोशिश की। तो इस तरीके से फिर लोग जुड़ना शुरू हुए। तो लोगों ने फिर अपने गाँव में बुलाना, वो करना। फिर इस तरीके से धीरे धीरे फिर लोगों ने पेड़ देना शुरू किया, वो किया। मतलब फिर लोग आपको समझने लगे? हाँ, फिर लोग समझने तो लगे। ये 700 किलोमीटर का जो पूरा आपने यात्रा की, पद यात्रा जी। की, और अप्रैल के महीने में की, हम्म। तो ये कहाँ से मन में आया? मैं गांव में काम कर रहा था। अब हमारा गांव इस तरीके का इस ऐसे भौगोलिक स्थिति उसकी, या फिर इतना इंटीरियर है कि वहाँ पे रोड की व्यवस्थाएं तो अभी हाल में ही है, लेकिन फिर भी कुछ पैच छूटा हुआ है। उसके साथ साथ वहाँ अभी तक इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है। अगर आपको किसी से बात करनी है या फिर कोई मैसेज भी डालना है, तो 2-3 किलोमीटर कहीं दूर एक पॉइंट पे जाके, आपको जंगल में जाके, वहाँ जहाँ पे नेटवर्क आते हैं वहाँ पे जाना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो ये था कि यार अब लोगों तक बात कैसे पहुँचाया जाए, अधिक से अधिक लोगों को
को कैसे जोड़ा जाए कि जंगलों की आग हमारे लिए खतरा है, हमारे लिए एक नुकसान है बड़ा। तो मन में विचार आया कि गांव में बैठ के तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक पैदल यात्रा ज़रूर की जा सकती है, जिससे लोगों तक पहुंच के घर घर जाके जो सड़क सड़क चलेंगे तो जितने लोग मिलेंगे उनसे बात की जा सकती है। ये एक अच्छा संदेश देगा और फिर कुछ अगर मंत्रियों से, कुछ अधिकारियों से, कुछ लोगों से मिलकर कुछ हो पाएगा तो वो करा जा सकता है करके। तो यहाँ से एक विचार आया कि हाँ, ये एक पैदल यात्रा करनी चाहिए। तो जंगलों की आग को लेकर ये जन जागृति यात्रा जो है मैंने शुरू की। मेरे साथ प्रमोद भाई हमारे गाँव के ही, वो भी मेरे साथ इस यात्रा में रहे। तो कितने दिन में पूरी हुई ये यात्रा? ये यात्रा 18 दिन में हुई थी। 10 दिन में हम देहरादून पहुँचे थे चखूटिया से, और फिर यहाँ से जो है 8 दिन हमको दिल्ली के लिए लगे थे। तो रोज कितना किलोमीटर चलते थे? रोज का लगभग एवरेज रहता था 30 से 35 किलोमीटर, कभी 40, कभी 35, इस तरीके से रहता था। और ऑक्सीजन मास्क क्यों लगा के चलते थे? वो एक संदेश था पीछे, जो है हमारा जो आने वाला भविष्य, आज जो हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जो बातें हो रही हैं, ये हम लोग वैसे तो नकार देते हैं, हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारी एक इंसानी प्रवृत्ति है कि हमको पता है हमने मरना तो है, लेकिन फिर भी जीने की इच्छा रहती है। तो उसी तरह हमको पता है कि चीज़ें इस तरीके से बिगड़ रही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपना जो भोग है, जो भौतिकवादी जो हमारी विचारधारा है, उसको हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो उसका ये संदेश था कि अगर हम इस तरीके से काम करते रहे, जो आज फॉरेस्ट जो है वो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों में आग लग रही है, हमारे जो नौले, धारे हैं, गाड़ गधेरे सूख रहे हैं, पानी के स्रोत सूख रहे हैं, वो अगर इसी तरह से होता रहा तो आने वाला बहुत जल्द ऐसा समय आ जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि लॉकडाउन के समय भी जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो कितने महंगे महंगे बिके थे। ये था कि आने वाला टाइम जो है वो भविष्य इस तरीके का होगा कि हमको ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखना पड़ेगा और ऑक्सीजन मास्क लगा के चलना पड़ेगा। और वो हकीकत हो भी सकता है, क्योंकि अगर आज हम दिल्ली, बॉम्बे और जो बड़े बड़े महानगर हैं, या फिर अन्य जो सिटीज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पर अगर हम देखें तो स्थितियाँ बहुत विकराल हो जाती हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो एक संदेश था ऑक्सीजन सिलेंडर का। आप जब पूरी यात्रा कर रहे थे तो लोगों का समर्थन मिल रहा था? हाँ, उस यात्रा के दौरान वो एक मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि मेरे उस टाइम पे ऐसे कॉन्टेक्ट बने जिनने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिनके वजह से मैं आज बहुत कुछ कर पा रहा हूँ। और साथ साथ में लोगों ने उस यात्रा, जिस दिन मैं घर से निकला था, मेरे को ये पता नहीं था कि अगले उस रात को हमको कहाँ रुकना है। तो जैसे जैसे हम घर से निकले, पैसा नहीं था जेब में, कुछ नहीं था, खाने पीने की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, कहाँ रहना है ये पता नहीं था। जैसे जैसे निकले तो पहला दिन जो है, पहले दिन ही आपका वो आया था, फ़ोन आया था, और पहले दिन ही इंटरव्यू आपने लिया था। महल चौरी हम रुके थे, तो चखूटिया पहुँचे थे। गाँव से चखूटिया पहुँच के ही हमारी व्यवस्था कि आज हमको यहाँ रुकना है, अगले दिन का पता नहीं था। तो लोगों ने बहुत भरपूर सपोर्ट किया उस दौरान। तो लोगों को लगा ना अभी आप एक सीरियस कॉज के लिए बिल्कुल अपनी यात्रा कर। बिल्कुल लोगों को। अच्छा, तो फिर बिकॉज जंगल की आग की बात करें, जंगल की आग की वजह तो हम ही है ना। बिल्कुल, हम ही जंगलों को आग लगा रहे हैं। अगर हम ही रोक देंगे तो फिर हमारे जंगल बच जाएंगे। तो ये अवेयरनेस हम अपने लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि जंगल में आग लगने के नुकसान बहुत ज़्यादा है? आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अगर उत्तराखंड की बात करें, तो हमारा जो रिश्ता है जंगलों से, जो पहले का रिश्ता था, हम लोगों के पास जानवर रहते थे, हमारी जो आग जलाने की वो थी, जो खाना बनाने के लिए था, वो लकड़ी की ज़रूरत होती थी, इमारती लकड़ियाँ चाहिए होती थी, घास होती थी, तो वो जंगलों पर निर्भर थी। और ख़ासतौर पर हमारे जंगल उस टाइम पे मिक्स फॉरेस्ट बहुत थे। आज का टाइम क्या हो गया कि हम लोग उन जंगलों पे कम निर्भर हो गए हैं, और साथ साथ में हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनका स्वरूप पूरी तरह से चेंज हो गया है। जो बांज के जंगल थे, बुरांस के जंगल थे, अयार के, काफल के जंगल थे, वो कन्वर्ट हो गए हैं चीड़ के जंगलों में। तो उस टाइम पे भी फॉरेस्ट फायर होता था, उस टाइम पे भी जंगलों में आग लगती थी, लेकिन वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाती थी, वो ज़्यादा फैलती नहीं थी। लेकिन आज चीड़ के जंगल इस तरीके से हो गए हैं कि वहाँ पे जब पिरूल गिरता है तो पिरूल बहुत जल्दी आग पकड़ता है। तो वो पिरूल पूरे जंगल को, जब पूरे जो आग को है वो बहुत तेज़ी से फैला देता है। तो जब वो आग फैलती है तो वो पूरे जंगलों को वो कर देता है। तो एक कारण तो ये है कि हमारा जो जंगलों का स्वरूप है वो मिक्स फॉरेस्ट से केवल पाइन फॉरेस्ट में चेंज हुआ है। हालांकि हम लोग चीड़ को गलत कहते हैं, लेकिन इतना भी गलत नहीं है, कारण तो हम ही हैं, इंसान ही हैं। दूसरा एक चीज़ ये होती है कि हमारी कुछ मानसिकताएं भी इस तरीके की, जो गांव में अभी लोग रह गए हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हैं वो बाहर निकल गए हैं। अब गांव में वो लोग रह गए हैं जिनने शायद या तो बहुत इन चीज़ों के बारे में समझदारी नहीं है, या इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट आग लगाते क्यों हैं? अपने जानवरों, जैसे उनके पास बकरियां होती हैं, गाय भैंस होती है, तो उनको अच्छे घास के लिए वो आग लगानी होती है। आग लगाने से फिर अच्छी घास आ जाती है। वो कहते हैं कि आसपास सफाई हो जाएगी, जो पुराना घास होगा वो जल जाएगा, लकड़ी होंगी वो जल जाएगा, तो नई जब उनके जंगल
जंगल में जानवर जाएंगे वो अच्छे से चर पाएंगे, उनको अच्छे से घास मिल पाएगी। तो एक कारण तो ये होता है। दूसरा एक कारण ये भी देखा कि बहुत सारे शरारती जो हमारी विचारधारा है, तत्व हैं जो हमारे आसपास की, तो लोग देखते हैं कि वहाँ पे आग लगी है तो वो अपने आप भी ऐसे लगाते हैं। मैंने बहुत सारे उदाहरण अपने उसमें देखे। हमने कुछ लड़कों को पकड़ा भी। जब हम जंगल में आग बुझाने के लिए जा रहे थे, चकोटिया की एक घटना है, जंगल में आग बुझाने के लिए जा रहे थे, तो उस दौरान कुछ लड़के थे वो कुछ अपने इस तरीके से ही अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे, और हम जैसे उधर से गुजरे तो आगे आग देखी, हमने देखा कि वहाँ पे आग लगी है, तो वो लड़के उधर से गुजर रहे थे, तो हमने उनको पकड़ा, तो उनसे पूछा कि आग किसने लगाई। पहले उन्होंने कहा कि हमने नहीं लगाई, लेकिन फिर जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, जब उनको थोड़ा सा फॉरेस्ट वाले भी थे हमारे साथ, तो डांटा वो करा, तो उनने कहा कि हाँ हमने ही लगाई। तो क्यों लगाई? बोले ऐसे ही लगा दी। क्यों? कि दूसरी जगह भी लगी थी और यहाँ भी ऐसे लगा दी। तो ऐसे अभी हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं है कि। बट आपके गांव के लोग समझे कि आग का नुकसान बहुत होता है? हाँ, हमारे गांव में पहले तो ये था कि लोग हम विरोध कर रहे थे कि क्या कर रहा है, क्या वो कर रहा है, इस तरीके से थोड़ा ना होता है, हमें जंगलों में अच्छी घास चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन जब बाद में फिर उनको थोड़ा समझाया, जब जिस साल पहले साल हमने कोशिश करके आग नहीं लगने दी, तो उस साल क्या हुआ कि शहद हमारे गांव में परंपरागत तरीके से मधुमक्खी पालन होता है। अच्छा, परंपरागत है। हाँ, परंपरागत। जो पुराने घर होते हैं उनमें जॉब बने होते हैं, छोटे छोटे बक्से बने होते हैं, तो उसी में शहद जो है मधुमक्खियाँ रहती हैं। तो वहाँ से साल भर में 2 बार या 1 बार शहद निकालते हैं। तो जब जिस साल आग नहीं लगी उस साल मधुमक्खियों को अच्छा चारा मिला, परागण मिला, जंगलों से वो मिला, तो उस साल बहुत अच्छा शहद निकला। तो उनने देखा यार शहद अच्छा निकल रहा है और उनकी जो इनकम है वो भी अच्छी हो रही है। तो धीरे धीरे 1-2 साल में उनको समझ आने लगा कि हाँ ये हमारे लिए एक नुकसानदायक चीज़ है। आग अगर जंगलों में हम लगाते हैं तो वो नुकसान देता है। तो धीरे धीरे करके आज 2-3-4 साल हो गए हैं कि हमारे जंगलों में आग नहीं लग रही है। और मधुमक्खी पालन एक वजह बन गया उसकी। हाँ, मतलब परंपरागत हाँ, मधुमक्खी पालन वो एक मतलब अगर जंगलों में आग नहीं लगाई तो मधुमक्खी का जो प्रोडक्शन है, जो शहद का प्रोडक्शन है वो बढ़ गया, वो बढ़ा है। हमने इस साल की बात करें तो हमारे गांव में एक किसान है जो मधुमक्खी का पालन करते हैं, उनकी लगभग 80 किलो शहद निकला है, और एक है उनका 40 किलो शहद निकला है, और 10-10, 12-12 किलो वाले तो बहुत हैं। तो आपके गांव में अब कितने लोग रह गए? हमारे गांव में अभी वैसे तो 18-20 परिवार हैं, लेकिन उन परिवारों की अगर स्थिति देखें तो जहां 10-10, 12-12 सदस्य एक परिवार के होते थे, आज की स्थिति ये है कि किसी घर में एक सदस्य है, किसी घर में 2 सदस्य हैं, और वो भी केवल बुजुर्ग रह गए हैं। अरे तो फिर बुजुर्ग जीते कैसे? बुजुर्गों का जीना ये है कि वो शहरों में उनके बच्चे कहते हैं कि आप शहरों में आ जाओ, लेकिन उनका मन नहीं लगता है क्योंकि वो उस परिवेश में रहे हैं, उस माहौल में रहे हैं, तो वो अपने घर से प्यार करते हैं, उससे रहते हैं। लेकिन आपके गांव से भी बहुत पलायन हुआ? हाँ, बहुत बहुत पलायन हुआ है। तो लगता है कुछ वापसी की संकेत लगते हैं कभी? अभी तो नहीं लग रहे हैं, जिस तरीके से स्थितियां हैं, क्योंकि शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, और सबसे बड़ी चीज़ रोजगार की बात करें, तो देख कर नहीं लगता है कि वापस गाँव आबाद हो पाएंगे। आने वाले 40-50 सालों में तो ऐसा लगता है कि गाँव खंडहर हो जाएंगे। आप एक तरफ पर्यावरण संरक्षण का काम कर रहे हो, तो अपनी आजीविका के लिए क्या करते हो शंकर? अगर पहाड़ में रहना है तो संघर्षशील वो है, एक मुद्दा भी है और एक चुनौती भी है। तो हम लोगों ने अभी डेयरी फार्मिंग का काम शुरू किया है, जिसमें हम लोग दूध जो है वो जो दूध का प्रोडक्शन हो रहा है वो बाज़ार में देते हैं। डेयरी फार्मिंग में हमने पनीर का उत्पादन शुरू किया है, जो कि अक्सर पहाड़ में लोग नहीं करते हैं, पनीर और इन चीज़ों का। तो हमने मतलब उसके बाई प्रोडक्ट, हाँ, बाई प्रोडक्ट बना के उसको कैसे उसका रेट बढ़ाया जाए, तो वो चीज़ें हम धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। और धुरफाट फार्म करके हमने इसको नाम दिया है। धुरफाट फार्म? धुरफाट फार्म। धुरफाट मतलब? हम देखते थे कि हमारे जब गांव आबाद थे, जब खूब आबादी थी गांव में, तो लोग अपने गांव से कुछ हट के जंगलों में जाते थे, और उन जंगलों में अपने गाय भैंस को वहाँ लेकर जाते थे, वहाँ सब्जी का उत्पादन करते थे, वहाँ फलों का उत्पादन करते थे, वहाँ उनके पास बकरियाँ रहती थी, भैंसें रहती थी, तो वहाँ से कंटरों के हिसाब से घी निकलता था, शहद निकलता था, वहाँ बकरियों का बड़े स्तर पर जो है पालन होता था, सब्जियों का बड़े स्तर पर पालन होता था। उस टाइम पे वही उनकी आर्थिकी थी। जो भी गाँव है आज, उन गाँव की नींव वहीं से है, धुरों से ही है, अधिकतर गाँव की नींव धुरों से ही है, इसलिए इसका नाम धुरपाट मॉडल। हाँ, इसलिए धुरफाट, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा सा, जो शहर के रहने वाले लोग हैं, कस्बों के रहने वाले लोग थे, तो वो धुरफाटी लोग कहते थे, थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखते थे कि यार ये धुरफाटी लोग हैं, ये कुछ नहीं जानते हैं, ये वो। लेकिन आज अगर हम देखें, अगर उस धुरफाट मॉडल को हम थोड़ा सा तकनीकी तौर पे अपग्रेड कर दें, उनको टेक्नोलॉजी दे दें, उनको थोड़ा सा चीज़ें दे दें, और उसको व्यावसायिक तरीके से उसको बिजनेस मॉडल में ले आएँ, तो पहाड़ों में धुरफाट मॉडल ही है जो उसको आबाद कर सकता है, वहाँ पर आजीविका ला सकता है। बस ये है कि हमको उस मिट्टी से, उन जंगलों से, उन पशुओं से जुड़ना पड़ेगा। एक तरफ आप अगर पशुपालन का काम कर रहे हो तो लगे हाथ आप
अपनी परंपरागत खेती भी कर सकते हो? परंपरागत खेती अभी तक जो भी उत्तराखंड के गांव थे वो परंपरागत खेती ही उनमें होती थी, ऑर्गेनिक खेती ही होती थी, जो जैविक खेती ही होती थी। लेकिन आज जैसे जैसे लोगों ने पशु रखना छोड़ दिए हैं, इस तरीके के काम छोड़ दिए हैं, तो वो परंपरागत खेतियाँ, वो जैविक खेती वो ख़त्म हो गई है। तो अगर पशु हम लोग रखते हैं तो गोबर होगा और उस तरीके की चीज़ें होंगी, तो ऑटोमेटिकली परंपरागत खेती पे भी आएंगे। तो गांव में खेती हो रही है आपके? हाँ, अभी तक तो हमारे गाँव में हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी अभी अगर 70 साल के बुजुर्ग भी हैं तो वो भी अपने जो पूरी खेती-बाड़ी हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की हवा, वहाँ की पानी इतना शुद्ध है कि वो उसको कर पा रहे हैं। तो अभी तो खेती-बाड़ी हो रही है, लेकिन लगभग 50% जो खेती थी वो बंजर हो चुकी है। 50 से 70% के बीच में खेती बंजर हो चुकी है। और स्कैटर्ड खेती होगी आपके यहाँ भी, मतलब हाँ, हाँ। बिखरी जोते होंगी? हाँ, बिखरी जोते हैं। ये एक बड़ी चुनौती है कि अगर कोई आदमी, अगर मैं भी 3 साल लगातार भटकता रहा गाँव में, कुछ करना चाहता था, लेकिन बिखरी जोत होने के कारण कहीं पे एक जगह पे मेरे को लैंड नहीं मिल पाई। और उसी तरीके से हर एक युवा के लिए जो कुछ करना भी चाहता है तो उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर करे तो कहाँ पे करे, क्योंकि उसके खेत बिखरे हुए हैं। 3 बड़े चैलेंज पहाड़ के आपको क्या लगते हैं जब आप अपने गांव में रहते हैं और उन चैलेंजेस को डे टू डे फेस करते हैं? तो आपको 3 ऐसे चैलेंज क्या लगते हैं जिस पे गवर्नमेंट को हर हाल में इंटरवीन करना चाहिए? एक बड़ा चैलेंज जो हम अभी बात कर रहे थे कि हमारी जो जोत है वो बिखरी हुई है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अगर पहाड़ को आबाद करना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि हमारी जो जोत हैं वो बिखरी हुई हैं, उनको इकट्ठा एक बट लोग नहीं मानते, कहते हैं। लोगों को थोड़ा-सा समझाना पड़ेगा, क्योंकि हम उस तरीके से जा भी नहीं पा रहे हैं। चाहे गवर्नमेंट या अगर और लोग भी जो हैं वो करना चाह रहे हैं, तो वो जा नहीं रहे हैं उस तरीके से, लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर हम उनको समझा पाएँ, उनको कर पाएँ, तो लोग ज़रूर मानेंगे, क्योंकि हर कोई करना चाहता है। अगर मैं हूँ तो मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, तो दूसरा है तो दूसरा भी समझ सकता है। दूसरी चीज़ तो ये तो रोज़गार से जुड़ा हुआ हो गया, क्योंकि हम वहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं लगा सकते हैं, उद्यानी और इस तरीके से खेती से ही हम लोग काम कर सकते हैं, तो रोज़गार इसी से मिल सकता है। दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ पे अभी शिक्षा की। शिक्षा के लिए लोग बहुत बड़े स्तर से लोग बाहर की ओर भाग रहे हैं। मैं अपने गाँव की बात करूँ तो हमारे गाँव में जो युवा हैं, जिनकी शादी हो गई है, जो युवा हैं, वो अगर वहाँ हैं भी तो उनको उनके बच्चे जैसे ही 3 साल के होते हैं तो उनको चखुटिया आना पड़, अपने वाइफ़ को और अपने बच्चे को चखुटिया कमरे के किराए पे लेकर वहाँ पे रखना पड़ता है, और वो खुद गाँव में रहता है। अच्छा, वाइफ और बच्चे जो हैं वो चकुटिया में, हाँ। और अपना गांव में रह के काम करें ताकि बच्चों को एजुकेशन मिल जाए, वो भी प्राइवेट एजुकेशन हाँ, मिल प्राइवेट जाए। एजुकेशन मिल जाए। ये तब है जब हम 8 से 10 हजार करोड़ रुपए सालाना अपने एजुकेशन, खासकर प्राइमरी एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। और जबकि अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो वहाँ क्वालिफाइड टीचर होता है। वहाँ एक टीचर जो होता है वो पक के गया होता है, वो निखर के गया होता है, जबकि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर होता है वो कहीं ना कहीं उस लेवल का नहीं होता है। लेकिन वही है कि हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, उसको मैनेज, जब तक सरकारी स्कूलों को मैनेज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे गाँव। बट शंकर कहते हैं ना, जब आपको कोई काम करना है तो उसमें आपको पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी चाहिए। बिकॉज क्या वो कहते हैं ना, कहावत है, अकेला चना क्या भाड़ फूले। तो आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, इसको एक मुहिम का रास्ता देना पड़ेगा। तो एक तरह का आंदोलन, जन आंदोलन बनाना होगा। तो कैसे आप लोग कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ यंग फ्रेंड्स आपने अपने साथ जोड़े? जब मैं गांव आया था तो 2021 में शुरू किया था, तब धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू हुए थे। उसके बाद हमने एक टीम, एक परिवार बनाया, हिमगिरी परिवार। तो उसके थ्रू हम लोगों को जोड़ रहे हैं। लोगों को जैसे गांव जाते हैं तो जैसे मैं चनौला से आया, चखुटिया आया, तो चखुटिया में हमने भटकुट गांव में आए, तो वहाँ से 1-2 लोग जैसे मनोज तड़ियाल हैं और लोग भी हैं, गांव के सारे युवा, उनके सामने जब बातें रखी, उन्हें समझ में आया, तो उनने अपने जंगलों में काम करना शुरू किया, मेरे साथ काम करना शुरू किया। आज वहाँ पे एक अच्छा फॉरेस्ट हम लोग बना रहे हैं। कितनी एरिया में? लगभग वो 7 हेक्टेयर का फॉरेस्ट 7 हेक्टेयर 7 हेक्टेयर है। अरे वाह। और वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के लिए काम किया है, वहाँ पे प्लांटेशन का काम किया है, वहाँ पे ANR पद्धति से भी हम लोग काम कर रहे हैं। इस तरीके से लोग जुड़ना शुरू हुए, एक टीम बनी, तो हमने फिर बच्चों को जोड़ना भी शुरू किया। अच्छा। बच्चों में हमने उनको हिमगिरी वॉरियर करके नाम दिया। अच्छा। तो वो वॉरियर हमने अलग अलग स्कूलों से चुने, और फिर एक मुहिम छेड़ी, संडे फॉर मदर नेचर, क्योंकि संडे के दिन हर आदमी जो फ्री होता है, चाहे स्कूल का बच्चा हो, चाहे टीचर हो, चाहे फिर कहीं पे जॉब करने वाला हो, तो वो फ्री होता है। तो हम उनको कहते हैं कि कम से कम आप एक संडे के दिन 2 घंटा 3 घंटा आप इस तरीके से प्रकृति को दे सकते हैं, जंगलों को दे सकते हैं, अपने खेत खलिहानों को दे सकते हैं, ताकि हमारा आने वाला भविष्य
जो समस्या की हम बात कर रहे हैं वो बचा रहे। पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं? पहले पहले थोड़ा सा चुनौती थी, दिक्कत थी। पहले 8-10 बच्चों के साथ हमने शुरू किया, तो धीरे धीरे जब उनको लगा कि हाँ चीज़ें अच्छी हैं, सपोर्ट मिल रहा है, सबका सपोर्ट मिल रहा है, चीज़ें हैं, लोगों को समाज में एक अच्छा संदेश जा रहा है, तो आज की डेट में जब हमने 10 बच्चों से शुरू किया था, आज 150 बच्चे से ऊपर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब हमने उनको डिवाइड कर दिया अलग अलग अंचलों में। तो अलग अलग वो अब खुद ही, जहाँ हम एक संडे फॉर मदर नेचर एक जगह पे करते थे, आज वो 5-6 जगह पे अलग अलग जगह खुद ही कर रहे हैं, खुद ही लीड कर रहे हैं। तो उससे बच्चों में खुद एक लीडरशिप की भावना भी आती और है। दूसरा क्या है ना, इस एज में हम्म। उनके अंदर ये भाव पैदा कर देना कि मदर नेचर का क्या इंपॉर्टेंस है, प्रकृति का क्या इंपॉर्टेंस है, हमारा अस्तित्व, हमारा जीवन, हमारा सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। प्रकृति साक्षात ईश्वर का रूप है। इस एज में पढ़ देना तो वो जीवन भर उनके साथ रहेगा। हाँ, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम लोग उनके अंदर कुछ ना कुछ बीज बोएं, और वो बीज आने वाले टाइम में जरूर अंकुरित होगा। जब वो बड़े होंगे तो उनके बच्चे होंगे या जो भी जैसा भी उनका वो होगा, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को समाज में फैलाएंगे। क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो उस टाइम पे बच्चे आते थे तो उनको ज़्यादा कुछ ऐसा पता नहीं था, उनका वो नहीं रहता था। लेकिन जब वो धीरे धीरे आना शुरू हुआ, तो आज जब हम देखते हैं कि बच्चों के स्टेटस लगते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं कि वो उस तरीके से सोचने लग गए हैं, उस तरीके से उनके स्टेटस दिखने शुरू होते हैं, तो उनके बिहेवियर में भी चेंज आना शुरू हो गया है। बिहेवियरियल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा। एक आपने ना 2025 मतलब अभी एक रामगंगा नदी की यात्रा निकाली थी, दूधा तोली जो बुग्याल है और मरचूला मोहन तक। जी, थोड़ा बताइए ना कि ये यात्रा क्यों निकाली और क्या इसका उद्देश्य था? ये यात्रा हमने स्रोत से संगम करके इस यात्रा का नाम था। स्रोत से संगम। स्रोत से संगम एक टीम है पहाड़ संस्था, जिसके शेखर पाठक जी इसके तो उनने जब अस्कोट आराकोट यात्राएं की थी, उसके बाद एक वर्जन और निकला था स्रोत से संगम। तो उनसे बात हुई, तो हमने पहले ही मन में था कि रामगंगा के लिए कुछ काम करना है, कुछ वो करना है। तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ कर सकते हो। तो चकुटिया में ही एक नेहर संस्था है, उनमें चिन्मय भाई से बात हुई। तो जब तीनों हम लोगों की आपस में बात हुई, तो हमने फिर इसका आयोजन शुरू किया। तो स्रोत से संगम यात्रा का ये मकसद था कि जो हमारे आसपास से नदियां बह रही हैं, जो नदी है, जो रामगंगा नदी है, जो एक दूधातौली जो 3000 मीटर की हाइट पर है, और वहाँ से वो नदी का निर्माण कर रही है, और कैसे नीचे घाटी की ओर आती है, और घाटी से फिर किस तरीके से नीचे की ओर आती है, और कितने लोगों को जो है वो आजीविका देती है, कैसे लोगों की सभ्यताएं उससे जुड़ी हुई हैं, किस तरीके के इम्पैक्ट उस पर आ रहे हैं। इसलिए वो चीज़ हमने स्रोत से संगम यात्रा शुरू की। इसमें कितने किलोमीटर की यात्रा थी? लगभग 300 किलोमीटर की ये यात्रा थी, और अलग अलग जगह से, ये नहीं था कि हम 2-4 लोग ही थे, अलग अलग जगह से रिसर्चर इसमें आए थे, प्रोफेसर लोग थे, जैसे हिमाचल से थे, दिल्ली से थे, देहरादून से कुछ लोग थे। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों की एक टीम बनी 20-22। इनिशियल रिसर्च में क्या आया? रिसर्च जब हमने देखा, हम पहले दूधातौली डांडा ऊपर जो बुग्याल है वहाँ गए। जब टॉप में गए तो हमने देखा कि एक नदी कैसे फॉर्म होती है। वो पूरा ऊपर टॉप में बुग्याल है, और बुग्याल में छोटे छोटे अलग अलग तरीके के पॉन्ड बने हुए हैं। तो जब बारिश का पानी आता है तो उसमें रुकता है, फिर हाँ, फिर उसके अंदर जो एक्वाफियर होते हैं वो भरते हैं, और वहाँ पे उस तरीके के जंगल हैं जो पानी को पकड़ते हैं, पानी को कंजर्व करते हैं। फिर वो धीरे धीरे हम नीचे आए तो हमने देखा कि वहाँ पे स्रोत फूट रहे हैं। अब स्रोत फूट रहे हैं, हजारों स्रोत वहाँ पे फूट रहे हैं, और हजारों स्रोत फूट के फिर एक गधेरा बना रहे हैं। तो फिर वो जब 2-4 गधेरे मिलके एक नदी बना देते हैं। तो इस तरीके से देखा। लेकिन हम जैसे ही हम मानव आबादी में आए, पहला गाँव जब हम जंगल से नीचे उतरे, पहले गाँव में जब आए, हमने देखा कि उस गाँव का कूड़ा जो है वो बगल वाले गधेरे में जा रहा है, जिससे ये पानी जा रहा जो है। नदियां हैं, जहाँ जब हम प्रदूषण की बात करते हैं, नदी पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो वहाँ से शुरू हो गया। तो फिर वो जैसे जैसे हम आगे गए, हम गांव से आए, तो गांव में से थोड़ा बहुत जा रहा था, जो लोग थे वो अपना कूड़ा वहाँ डाल रहे थे, वो थोड़ा बहुत था। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा और बड़ी आबादी में आते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ से पूरा सीवेज उसमें जा रहा है, पूरा मार्केट का कूड़ा उसमें जा रहा है, रामगंगा नदी हाँ, में। रामगंगा नदी में। जबकि वो बहुत बड़े, जब दोरहाट विधानसभा जैसे क्षेत्र को वो पूरा पानी देता है, पूरे पंपिंग योजना उससे चल रही है, बहुत बड़ा जो है जन समुदाय उस पर निर्भर है पानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए। लेकिन हमने उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की। और दूसरा, हमने देखा कि नदी सूख रही है, नदी के जो स्रोत हैं वो बहुत सारे सूख गए हैं, जो नौले हैं, जो धारे थे हमारे गांव के आसपास, वो सूख गए हैं। तो वहाँ उन गांव में पानी के लिए किल्लत, जो पीने का पानी है उसके लिए किल्लत आनी शुरू हो गई, वहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। जो नलों का पानी है वो गर्मियों में तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि टैंकरों से कई कई गाँव में पानी पहुँचाया जा रहा है।
तो ये एक दो तीन चीज़ें बड़ी थी जो इसके लिए इस पे निर्भर थी, जो यात्रा का एक वो देखा हमने, तो इस पे काम करना बहुत बड़ा एक चुनौती होगी और बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी होगी हम लोगों की, हम इस पे किस तरीके से काम कर बट पा रहे अभी हैं। तो जो ये अपना स्वच्छता अभियान है जी। उसके तहत आपके कूड़ेदान बनाए गए हैं, गांव में मैंने देखा कूड़ेदान बनाए गए हैं, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा सारी वहाँ पर इंफॉर्मेशन लगी रहती है, वहाँ ये व्यवस्था नहीं थी। ये लगे तो हैं, एक अच्छा खासा बजट भी उस पे खर्च हुआ है, जो कूड़ेदान बने हैं वो चीज़ें हुई हैं, लेकिन वो किस तरीके से काम कर पाएंगी वो अभी तक उसका रिजल्ट जो है वो हमने 0% देखा। क्योंकि गांव अगर 2 किलोमीटर यहाँ पे रोड है, तो गांव अगर 2 किलोमीटर की दूरी पे भी है तो वहाँ पे वो रोड पे बना दिए गए हैं जहाँ पे कोई 2 भी गाँव, किलोमीटर दूरी में गांव से, हाँ, तो उसका तो कोई मतलब उसका कोई मतलब रहता नहीं है। हमने देखा कि वो जैसे बने थे वैसे ही हैं, उस पे कुंडा लगा हुआ है और उस पे कोई कहीं किसी ने कुछ नहीं डाला, उसका कोई यूज़ नहीं हुआ है। बल्कि हमारे चकुटिया में हमने ये देखा कि एक बार पूरी लिस्ट निकली थी कि इस दिन गाड़ी यहाँ इस गांव में जाएगी, इस दिन संडे मंडे ट्यूसडे पूरा एक पूरा बना था, चार्ट बना था, गाड़ी जाएगी कूड़ा लेके आएगी, लेकिन वो केवल कागजी रह गया और उसके बाद उसका कुछ नहीं हो पाया। और अगर इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं दे पाए तो आने वाले टाइम में और बड़ी समस्या होगी, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो लगा। आप कह रहे हैं रामगंगा का जो पानी जो जाता है वो पहले गांव से ही उसमें कूड़ा हाँ, डलना पहले शुरू हो गांव जाता से जहाँ जहाँ हमने देखा उसके पूरे कैचमेंट एरिया में हम गए तो उसमें बहुत सारी नदियाँ, सैकड़ों नदियाँ उसमें आके मिल रही हैं। तो जिस गांव से जो नदी उसमें आके मिल रही है, उस नदी का पहला जो गांव है उस गांव से ही वहाँ पे जो है प्लास्टिक कूड़ा और ख़ास तौर पे दारू की बोतलें, बियर की बोतलें, बड़ा हमने वो देखा कि दारू की तो बोतलें ये हमारे यहाँ बेतहाशा कहते है। हैं ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी बांधना, ये तो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी। हाँ बिल्कुल, ये मैं ये कहता हूँ कि सपोज मान लीजिए जितने भी लोग ये बाहर से उत्तराखंड घूमने आते हैं बिल्कुल। और पहाड़ों को जाते हैं, हम्म, वो बॉटल पॉलीथीन जो भी कचरा फेंकते हैं बिल्कुल। वो अल्टीमेटली वही कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ये गंगा वाटर एक बड़ी आबादी पीने के लिए इस्तेमाल करती है। जी तो जो आप यहाँ करके जा रहे हैं, हाँ जिस गंगा को आप यहाँ दूषित करके जा रहे हैं, जाने अनजाने में, इंटेंशनली इंटेंशनली, लेकिन वो आपके उसी रूप में आपके पास आ रहा है वो पानी। हाँ बिल्कुल उसी रूप में आ रहा है। अगर आप यहाँ कूड़ा डाल रहे हैं तो आप उसे कंज्यूम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि यहाँ डाल दिया तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, जबकि अगर आप देखें गंगा गौमुख से निकल के गंगा सागर तक जाती है तो उस पूरी कैचमेंट एरिया को वो खाद्यान्न के लिए पानी देती है, हाँ। वो पीने के लिए पानी देती है। तो उन लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम जो यहाँ प्लास्टिक डाल रहे हैं, हम जो यहाँ बॉटल्स डाल रहे हैं, हम यहाँ जो कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, वो किसी ना किसी रूप में हमारे पास ही रहा, उसका उस पानी को कंज्यूम हम ही कर रहे हैं। तो लोग ये भूल रहे हैं। इसमें ये है ना कि सर हमारी एक जो मानसिकता बनी हुई है, खास तौर पे हम जब भारतीय बात करते हैं या करते हैं तो हम लोगों पे जब तक कोई नियम नहीं होते हैं, जब तक कोई पीछे से एक दंडात्मक तरीके का कोई नियम कानून बने हुए नहीं होते हैं, तब तक हम उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पहाड़ के लिए खास तौर पे इस तरीके के टूरिस्ट स्पॉटों के लिए इस तरीके के नियम होने चाहिए कि बिल्कुल कठोर नियम हाँ, होने बहुत चाहिए, कठोर। हम अलाव ही नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। आज देखें अब जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक है, हाँ अरे 1 मिनट का काम है, सिंगल यूज प्लास्टिक टोटली बैन होनी चाहिए। बिल्कुल। उसका प्रोडक्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका यूज पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। अभी एक रिसर्च आई है कि जो हार्ट अटैक्स भी हो रहे हैं उसमें भी ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो हम कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, वो एक बड़ा रीजन है। तो भाई जिससे मानव जीवन को और यहाँ तक कि हमारी जो लाइफ स्टॉक्स है, हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, बट हमारे अगर हम 1 अरब 40 करोड़ है तो भाई 70-80 करोड़ तो हमारे लाइफ स्टॉक्स भी हैं, तो हमें उनकी भी चिंता करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो उनकी चिंता कौन करेगा? हम लोग ना इंसान जो है एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ तो बताता है, लेकिन वो कहीं भटक, ऐसा लगता है सबसे ज्यादा प्रकृति को वही नुकसान पहुंचा रहा है। ज्यादा भटका हुआ इंसान है, क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहा है लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि उसको क्या सबसे प्राइमरी उसकी चीज़ें हैं, किन चीज़ों के बदौलत वो जी पा रहा है। अगर वो चीज़ें नहीं रह पाएंगी तो वो शायद नहीं जी पाएगा। फिर जो हमारे ये बड़े बड़े आलीशान भवनें हैं, जो हमारे धन है, हमारे पास जो पैसा है, जो हमारे जो ऐसो आराम की ज़िंदगी है, वो कहीं ना कहीं एक जगह जीरो हो जाएंगी जब ये चीज़ें नहीं रह पाएंगी। तो अगले कुछ सालों में आप अपने गांव की तस्वीर कैसे देखते हैं? सर अगर अभी कल्पना करें जो अभी की हालत है वो बड़ी भयावह है अगले कुछ सालों में,
क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ कि हमारे गाँव से पलायन बहुत तेज़ी से हो गया है, गाँव में युवा नहीं बचे हैं और ख़ास तौर पे एक और बड़ा संकट जो है वो गाँव पे आ गया है। उत्तराखंड के हर गाँव में हम लोग देख रहे हैं कि लड़कों की शादियाँ नहीं हो रही हैं। हमारे गाँव की बात करें तो लगभग 90 से 100 लड़के ऐसे हैं जो 22-25 साल से ऊपर और 40 साल से नीचे हैं, तो उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं। तो वैसे ही इनका जनरेशन ख़त्म हुआ तो वैसे ही वो पूरा गांव खंडहर हो जाएगा। बट शादी नहीं होने की वजह कोई वहाँ पहाड़ में अपनी बेटी को नहीं देना चाहता। हाँ, वो एक बड़ा वो रहा है कि हमारी पहले से ही जो हमारी मातृशक्ति है उनके ऊपर एक काम का लोड रहता था, जो कि पहाड़ की महिलाएं जो हैं उनकी स्थिति बड़ी ख़राब रहती थी कि उनको काम करना पड़ता है, उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं है, शिक्षा की व्यवस्थाएं नहीं है। तो आज थोड़ा सा जैसे ही हम मॉडर्नाइज हुए, हम थोड़ा सा आगे आए, तो सब ने थोड़ा सा लड़कियां शिक्षित हुई तो वो चाहती हैं कि वो शहरों की ओर आएँ, वो भी आगे बढ़ें और वो शिक्षा प्राप्त करें, वो करें। लेकिन इस दौड़ में कहीं न कहीं वो गाँव छूट गए हैं। वो गाँव के जो सभ्यताएँ वो छूट गई हैं, वो संस्कृतियाँ छूट गई हैं। आज तो पहाड़ अब तो पहाड़ रह ही नहीं गया। अब हम बात भी कर लें कि हम पहाड़ को बचा लें, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारी एक तो जो हमारी बोली भाषा है वो ख़त्म हो गई है। लगभग एक लास्ट जनरेशन है जो बोल रही है, उसके बाद अगला बोलने वाला कोई नहीं है। हमारे जो संस्कृति थी, जो हमारे पकवान थे, जो हमारे मांगल गीत आप ले लो कि मांगल गीत आज गाने वाला कोई नहीं है। पहले से कोई शादी होती थी, कोई शुभ काम होता था तो मांगल गीत गाए जाते थे, वो ख़त्म हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें, झोड़ा चाँचरियाँ, हालाँकि थोड़ा सा अभी जो हमारी एक ट्रेंड चला है संस्कृति को लेकर, डीजे और इस तरीके का, इसमें बचा हुआ है। लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ें थी गाँव को लेकर, गाँव में जो होती थी वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। जिसको लेकर हम उत्तराखंड की बात करते हैं वो उत्तराखंड अब बचा नहीं है। तो कभी लगता है कि यार मैं वापस जाके कहीं नौकरी ढूंढूं, अपना जीवन चलाऊं? निराशा होती है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि यार क्या कर रहे हैं, जब घर वाले बोलते हैं वो करते हैं। लेकिन एक संकल्प है कि नहीं, करना है। और अगर हमारे बदौलत कुछ हो पाए, क्योंकि इंसान वैसे भी, आज की जो रिसर्च रिपोर्टें आ रही हैं, आज की जो स्थितियां आ रही हैं कि आने वाले 2050 तक जो है दुनिया की स्थिति बहुत बुरी होने वाली है, तापमान बढ़ने की बदौलत और ग्लेशियरों के पिघलने के बदौलत। उस दौर में अगर हम कुछ कर जाएं अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, और कहीं ना कहीं हमारे कुछ प्रयास अगर किसी को मोटिवेट कर पाएँ, हमारे कुछ प्रयास अगर किसी को वापस गांव ला पाएँ कि यार हाँ मैं कर रहा हूँ, तो वो भी करे और वहाँ एक दो जिंदगियाँ आबाद हो पाएँ और वो गाँव आबाद हो पाए, तो उससे बड़ा शायद धन दौलत हमारे लिए कुछ नहीं होगा। ये जब संकल्प आ जाता है आगे, तो फिर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो भविष्य की क्या प्लानिंग है शंकर? अभी हम लोग दो चीज़ों पे काम। कहीं तुम्हारी भी तो चिंता ये नहीं है कि मुझे भी लड़की नहीं मिलेगी तो मेरी शादी कैसे होगी? 100% सत्य है कि जैसे अभी घर वाले भी बात करते हैं तो बहुत अभी तक ऐसा है कि लड़कियां नहीं मिल पा रही हैं। मेरे पे भी लागू होता है, दूसरे पे भी लागू होता है। तो एक चिंता तो ये है, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा साइड कर दिया कि अगर नहीं भी होगी तो चलो कोई नहीं। लेकिन जो हमारा संकल्प है, जिस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं, जिस काम के लिए आगे आए थे, उस काम को हम करते रहें। ये जो आपने अपने सर पे बांधा है, जी। तो हमारे उत्तराखंड में जो पद्म भूषण है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, इसके लिए बड़े फेमस हैं और उनकी पहचान है, एक तरह से उनकी यूएसपी मैं कहूँगा ये। तो ये आपके मन में कब आया कि ये बात अब हमेशा बांधते हैं इसको? पूस के महीने में हमारे यहाँ पे बैसी हुई देवी की, हमारी जो गांव की ग्राम जरा देवी है। बता दो ना हमारे दर्शकों को बैसी क्या होती करके। हम लोग आज जो धर्म की बात होती है ना, हमारा जो पूजन पद्धतियां हैं हमारी पहाड़ की जो है वो बहुत यूनिक हैं। तो बैसी जो होती है वो माँ जो हमारी ग्राम देवी है उसकी 22 दिन की भक्ति होती है। तो उस भक्ति में आपको अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है, बल्कि आपको आपका नाम भी छोड़ना पड़ता है, आपका घर छोड़ना पड़ता है, आपका परिवार छोड़ना पड़ता है। आप एक भक्त के रूप में वहाँ पे जाते हैं और माँ की सेवा करते हैं। और माँ की सेवा ये नहीं कि आपको दिन रात उस तरीके से पूजा पाठ करनी है, दिया धूप बत्ती करनी है, वो नहीं। आपको अपने अंदर निखार लाना है। आपको उस 22 दिन में 11 दिन तो आपको केवल मौन बैठे रहना होता है। मौन बैठे रहना है, वहाँ पे जो प्रैक्टिस होती है वो करना है, ध्यान करना होता है। आपको सुबह 3 बजे उठकर नहाना होता है, और वो भी ठंडे पानी से। आपको आपके तन पे कोई वस्त्र उस तरीके का नहीं पहनना होता, केवल एक लंगोट होती है वो पहनना होता है, और एक पूरा एक कपड़ा होता है वो डालना होता है, और सिर पे आंचल बांधना होता है। तो वो बैसी की, तो उस दौरान मेरे को महसूस हुआ है कि जो हिमालय की संस्कृति थी वो कुछ अलग थी, वो आप में निखार लाती थी। अगर हम बैसी कर रहे हैं, अगर पूजा पद्धति कर रहे हैं, आज की पूजा पद्धतियाँ हम देख रहे हैं कि हम शोरगुल कर रहे हैं, हमने इतने बड़े बड़े माइक लगा दिए मंदिरों में, वो कर दिया है। लेकिन जो
हमारी ओरिजिनल चीज़ें थी जिसके लिए हम मंदिरों में जाते थे। भगवान हम इसलिए पूछते थे क्योंकि वहाँ से हमको शक्ति प्राप्त हो, वहाँ से एनर्जी प्राप्त हो, इसलिए नहीं पूछते थे कि हमको दिखावा करना है। तो हमारी उन चीज़ों को वो जो हम बैसी करते हैं वो करते हैं, उनमें वही चीज़ें अभी भी हैं। तो हम किसी के प्रति दिखावा नहीं करते थे, वहाँ पे बैठते थे, वो भक्ति करते थे, वो भक्ति थे हम में निखार आता था। और जब देखा कि 11 दिन बाद हम में कुछ अलग तरीके का एक विचारधारा बनी, जब हमारे पास कुछ नहीं है, फ़ोन नहीं है, हमारे पास किसी से बात नहीं करना सब, तो हमको एक सुनने की शक्ति मिलती थी कि हम दूसरे को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं उसको। जब मैं 22 दिन के बाद बाहर निकला, जो मेरा डेडिकेशन था वो डबल दिखा मेरे को। वैसी जो हमारे यहाँ पहाड़ में होती है, हाँ, वो आपका कंसंट्रेशन बढ़ाती हाँ, है, वो आपके जीवन की सोच और नीचे का नजरिया बदलती है। वो ये नहीं था कि आपको देवी की किसी भगवान की भक्ति करनी है, वो नहीं है, वो आपको अपने आप को निखारना है। तो वहाँ से ये था, मेरे को ये लगा कि हाँ, हिमालय की संस्कृति कुछ अलग है, इसके अंदर आपको अपने आप को बनाने की शक्ति है। फिर हिमालय हमने देखा कि आज हिमालय इस तरीके से बर्बाद हो रहा है, हिमालय की संस्कृति जो है वो लगातार ख़त्म होती जा रही है, चाहे प्राकृतिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, वो जिस तरीके से रिच था वो ख़त्म होते जा रहा है। तो वहाँ से संकल्पित हुआ कि हाँ, ये जो हिमालय श्वेत है, जो श्वेत मुकुट है उसका, और जैसे जैसे हम हिमालय की ओर जाते हैं तो जो हमारे फूल हैं, बुरांस का फूल भी होता है, तो वो जैसे जैसे हिमालय की ओर बढ़ता है तो वो सफ़ेद होने लगता है, श्वेत होने लगता है। तो वहाँ से था कि गिरदा ने गाया है ना, हाँ, उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि, हाँ, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, बिल्कुल। खर मुकुटो तेरो यू झलको, हाँ। काल गंगे की धारा। वहाँ से ये मन में आया कि ये जो श्वेत चीज़ें थी वो आज कहीं ना कहीं हम इतना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, जो उसका दूधिया रंग था उस पर पूरा ब्लैक कार्बन जम रहा है, उससे वो पिघल रहा है। हमारी जो संस्कृति थी, जो बिल्कुल शांत रहने की संस्कृति थी, उस दौर में हम केदारनाथ में हेलीकॉप्टर उतार दे रहे हैं, हम केदारनाथ में इतने शोर शराबे कर दे रहे हैं, वहाँ इतने बड़े बड़े शो कर दे रहे हैं, जो जहाँ की बिल्कुल आपको बोलना भी वो नहीं था कि आप शांति के लिए लोग जाते शांति के लिए जाते थे। आपने अगर आप दुनिया में जो सबसे अमूल्य है आपकी जीवन है, बिल्कुल वो है शांति, बिल्कुल, और वो है आपकी मुस्कान, बिल्कुल। मुझे लगता है यही उत्तराखंड लोग पाने के लिए आते हैं, बिल्कुल वही। मुझे लगता है वो पूरा नजरिया ही बदल गया उत्तराखंड, पूरा चेंज कर दिया है। तो वहाँ से ये था कि हाँ, अब हमारी संस्कृति इस तरीके से, इसको बचाने के लिए कुछ करेंगे। लेकिन आपको लगता है शंकर, हमें कठोर होना पड़ेगा कि हम उत्तराखंड को कूड़ा घर नहीं बनने देंगे, हम उत्तराखंड को उपद्रवियों का अड्डा नहीं बनने देंगे, बिल्कुल। हम देवभूमि का जो देवत्व का स्वरूप है उसे बचाए रखेंगे। ये सब हम सबको मिलके करना होगा, तभी हमारी जो दुनिया में पहचान है देवभूमि के रूप में। हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेखो भविष्यति। यानी अन्य क्षेत्र में किए हुए पाप को आप धर्म क्षेत्र में आके बिटा सकते हैं, लेकिन अगर आप धर्म क्षेत्र में ही गलत कर रहे हैं तो वज्र का लेख भी आपको नहीं बचा सकता है। तो मतलब इतने स्कंद पुराण में स्पष्ट तौर पे ये कहा है, जब इतनी बड़ी बातें हमारे पुराणों में लिखी गई है, उसके बाद भी लोग इसको अगर नहीं फॉलो कर रहे तो हमें कठोर बनना पड़ेगा, हम उत्तराखंडियों को कठोर बनना पड़ेगा। बिल्कुल। हम लोग देखते हैं कि हम लोग अभी उस तरीके से आगे अपने उत्तराखंड के लिए नहीं आ पाए हैं। हम लोग अभी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग अगर पर्यावरण के क्षेत्र में ही मैं बात करूं तो हम लोग बहुत लोग हैं, हमारे आदर्श लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपस में जो हमारा एक बनना चाहिए था, एक संगठन बनना चाहिए था, एक आवाज़ पे हमको कहीं पे भी आ जाना चाहिए था, वो अभी तक मेरे को किसी के अंदर नहीं देखी। जैसे आपने किसके बारे में जाना, मतलब उत्तराखंड में तो एक से एक पर्यावरणविद, बिल्कुल, सुंदरलाल बहुगुणा जी। वो तो हमारे लिए हमारे पायनियर रहे, आज वो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किया उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, है ना। गौरा देवी को कौन भूल सकता है। उन्होंने पूरा एक मूवमेंट शुरू किया, और मुझे याद है उन्हीं के मूवमेंट को ध्यान में रख के जो जागेश्वर में पेड़ कटने का हो रहा था, तुमने उसमें मूवमेंट शुरू किया था। तो वो तुमने कैसे लोगों को जोड़ा भाई, महिलाओं को कैसे जोड़ा? खासकर मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पे जब अचानक पेड़ कटने की बात सामने आई, हम वहाँ पे गए, और जब ग्राउंड जीरो पे हम लोग गए तो वो पेड़ त्रिदेव रूप में किसी को पूजा जा रहा है, किसी को पांडव रूप में पूजा जा रहा है, भगवान के रूप में वहाँ के लोग पूज रहे हैं, और उस पर निशान लगा दिया। जब हमने वहाँ पे जो वहाँ पे पुजारी जी थे उनसे बात करी तो उनने भी बड़ा विरोध जताया। तो फिर वहाँ पे हमने सौगंध ली थी, जो जैसा आपने भी वहाँ पे वो किया था उस टाइम पे। तो तब जब सौगंध ली तो जब पता चला वहाँ पे कि वहाँ के लोग
जो एक सूखी लकड़ी होती है वहाँ पे, उसको भी नहीं उठाते वहाँ से। और अचानक इतना बड़ा जो है, आप 1000 देवदार के पेड़ों को काटना शुरू कर दोगे, तो वो एक बड़ा वो था। मैंने बहुत लोगों को फ़ोन किए, मैसेज किए, तो जितने भी हमारे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले बड़े बड़े लोग भी हैं, मैंने सबको मैसेजेस फ़ोन किए, लेकिन किसी का इस तरीके का उस पर रिप्लाई नहीं आया, किसी की आवाज़ उठा नहीं आई उस पर। तो एक दो लोग, एक जगत सिंह जंगली जी के बेटे हैं देव राघवेंद्र जी, उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी। एक चंदन नयाल जी आए थे और एक हम लोग गए थे। तो हमने लोगों से बात की, बहुत लोगों से बात करी। तो फिर कुछ लोग हमारे यहाँ से आए थे, कुछ दुरहाट से आए, कुछ सोमेश्वर से आए। एक बात तो स्पष्ट है, अगर उत्तराखंड की मातृशक्ति किसी विषय को तय कर ले कि ये करना है, बिल्कुल, फिर मुझे नहीं लगता किसी की इतनी ताकत हिम्मत है जो उनको झुका सके। बिल्कुल, वो मातृशक्ति की ही एक वो थी कि जब वो मातृशक्ति वहाँ पर आई और वो हुआ, तो वो फिर गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा, वो सरकार को वापस लेना पड़ा कि जो 1000 पेड़ काटने वाले थे उनको वो नहीं काटने वाले हैं करके। और सारे देवदार के वक्त, हाँ, सारे देवदार के। और उनकी कार्बन डेटिंग से पता चला था कि वो 1500 साल पुराने, 1200 साल पुराने पेड़ हैं और 12-15 मीटर मोटे पेड़ हैं। तो इतने जो हमारे अमूल्य जो जंगल हैं, जो अमूल्य देवतुल्य जंगल हैं, उनको एकदम से काटने का क्या पीछे का क्या मकसद हो सकता है? शंकर, वैसे कहते हैं किसी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, मैं चाहता हूं तुम बताओ कि तुम्हारी उम्र क्या है? इतनी कम उम्र में पर्यावरण के लेकर इतनी अच्छी सोच, इतना कमिटमेंट और काम करने के लिए इतना संघर्ष। मेरी उम्र अभी 25 साल हुए हैं। मुझे लगता है 25 साल 2 साल, मतलब 20 साल से ही आपने शुरू कर दिया था। 20 साल में थोड़ा थोड़ा विचार आने शुरू हुए थे, उसके बाद लगभग 22 साल की उम्र में जो है वो शुरू किया था। सुंदरलाल बहुगुणा जी सफेद बांधते थे ना जी, कभी उनको देखा, मतलब उनके बारे में देखा आपने? हाँ, वो हमारे आदर्श रहे हैं, क्योंकि उनके बदौलत जो है एक पूरा चिपकू मूवमेंट, जब गौरा देवी और गौरा देवी के बाद उनका नाम आता है, चंदी प्रसाद भट्ट जी का नाम आता है, ये सब लोगों ने उस टाइम पे बहुत बड़े रोल अदा किए हमारे जंगलों को बचाने के लिए। लेकिन क्या आज की पीढ़ी उनकी जो योगदान है उनको बचा पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल आज हम पे खड़ा होता है, हमारी सरकारों पे खड़ा होता है, हमारे लोगों पे खड़ा होता है कि क्या उनके जो मेहनतें थी, उनकी जो लड़ाइयाँ थी, वो बच पा रही हैं, नहीं बच पा रही हैं। चलिए शंकर, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम देवभूमि डायलॉग के स्टूडियो में आए। धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ, शंकर चौखटिया से आया और चौखटिया से आके मैंने शंकर से निवेदन किया था, और उसके पीछे सिर्फ एक मकसद है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं उन सभी उत्तराखंडियों को, देश दुनिया को दिखाना चाहता हूँ जो निस्वार्थ भाव से, जो परमार्थ के भाव से माँ प्रकृति की सेवा में लगे हैं, समाज में बदलाव के लिए लगे हैं, दूसरे के जीवन में खुशियां लाने के लगे हैं, जिनका भगीरथ प्रयास आने वाले दिनों में इस उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है। ऐसे लोगों को हमें समर्थन करना है, ऐसे लोगों के साथ हमें खड़ा रहना है, और कुछ नहीं तो ऐसे लोगों को अगर हम उनको भरोसा ही दे दें कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो आज सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है। अगर हमें उत्तराखंड को बदलना है तो उत्तराखंडियों को एक दूसरे के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। एक दूसरे की खुशी में, एक दूसरे के दुख में बिल्कुल अंगद की तरह पैर जमा के खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम उत्तराखंड को बदल सकते हैं। और ये जो हमारी जनरेशन में, कहूँगा हम जिस जनरेशन में हैं, हमारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि हमसे पहले के लोग बड़े बड़े काम करके गए हैं, और आज हमारी जिम्मेदारी है अपने उत्तराखंड के लिए, अपनी देवभूमि के लिए अगर हम गिलहरी जैसा योगदान भी कर पाएं, तो मुझे लगता है ये हम सबका सौभाग्य है। हमारे साथ यही गिलहरी जैसा जो कर्म है वो जाएगा, बाकी हमारे साथ और कुछ नहीं जाना। शंकर जैसे युवाओं पर हमें गर्व है, और इसीलिए शंकर को मैंने देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट पे बुलाया। जाहिर है, एक इतने यंग व्यक्ति की पर्यावरण को लेकर, नेचर को लेकर इतनी शानदार सोच को मुझे नमन करना चाहिए शंकर, तुम्हारी सोच को। और मैं चाहता हूं आपका एक कमिटमेंट जारी रहे, और जब भी आपको जो भी सहयोग चाहिए, हम सदा आपके साथ हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बहुत शंकर। धन्यवाद। तो आपने देखा हमारा ये पॉडकास्ट, और जैसा कि मैं कहता हूं, आप चाहते हैं कोई महानुभाव देवभूमि डायलॉग के इस पॉडकास्ट में आए, आप हमें बताइए, हमारी कोशिश रहेगी उनको इस मंच पे लाने की। बहुत धन्यवाद आपका।